हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी में। आज जो क्लास है वो है यूनिट 10 से अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाएं वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। और इसके अलावा हम अभी हिंदी निबंध और हिंदी नाटक के भी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और हिंदी कहानियाँ और उपन्यास हमने कंप्लीट पढ़े हैं, उनकी थ्योरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और शेयर कर दिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भुतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? भुतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये है मुर्दैया। किसका है? मुर्दैया का है। ठीक है, भुतई पारिवारिक पृष्ठभूमि ये मुर्दैया का क्या है? पहला अध्याय है। आवारा मसीहा के साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। इनकी जीवनी है, ये शरत चंद्र की जीवनी है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये जीवनी है। और ये शरत चंद्र कौन थे? तो एक बांग्ला साहित्यकार है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद ये किसकी है? यात्रा साहित्य विधा की रचना है। अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो ये है मृदुला गर्ग की। ठीक है, मृदुला गर्ग की के ये आत्मकथा है। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी की जीवनी है अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी का नाम है, और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा, लेकिन ये मुक्तिबोध जी ने नहीं लिखी, ये लिखी है विष्णु चंद्र शर्मा ने। ठीक है, याद रख लेना। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किसके रूप में? संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की क्या है? रचना है, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। किसने? दिनकर जी ने। मुर्दैया में नन्हू पांडे किस कला में कुशल थे? तो मुर्दैया में नन्हू पांडे जो पात्र हैं वो किस कला में कुशल होते हैं? ये ढोलक वादन में कुशल हैं। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण किससे लिया गया है? तो एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। ये ध्यान रख लेना है, उद्धरण दोबारा आप पढ़ लेना। आप भी तेज़ स्पीड में पढ़ते हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैं भी स्पीड में ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप सभी काट काट करके देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसका शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की, का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है, ये ध्यान रख लेना। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। यह कथन किसका है? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। ये कथन है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। माटी की मूर्ति, ये मूर्तें हैं, किस प्रकार की विधा है और ये इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है, और इसे 1946 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। शुरुआत में इसमें 11 रेखा चित्र रखे गए थे। जो शुरुआत का जो संस्करण आया था इसका
उसमें 11 रेखा चित्र थे, लेकिन 1953 का जो संस्करण आया था उसमें रजिया को जोड़ा गया था। ठीक है, ये अभी PYQ था, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, शायद 2023 में पूछा गया था कि रजिया को कब जोड़ा गया था, तो 1953 में, और इसके जोड़ने से इसकी संख्या हो गई थी 12। ठीक है, अब इसकी जो संख्या है वो कितनी है? माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र है उसमें रेखा चित्रों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, याद रख लेना। माटी की मूर्तें में संकलित सभी रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहाँ पर लिखे थे? तो ये लिखे थे हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए। रामवृक्ष बेनीपुरी हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे उस टाइम इन्होंने ये रेखा चित्र लिखे थे। ठकुरी बाबा जो कि महादेवी वर्मा का है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठकुरी बाबा के विषय में ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं जो रेखा चित्र है उसमें संकलित है। 1943 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके मुख्य पात्र महादेवी भक्तिन ठकुरी बाबा, बेला ठकुरी बाबा की बेटी है बेला, वृद्ध ठकुराइन काछी सहुआइन और ब्राह्मण दंपति हैं। ठीक है, ये ठकुरी बाबा किसने लिखा था? तो ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। ये स्मृति की रेखाओं में इसको संकलित किया गया है और इसके पात्र आप याद रख लेना। तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दैया किस प्रकार की विधा है? तो मुर्दैया तुलसीराम की आत्मकथा है। जो तुलसीराम है ये एक दलित जिनको बोलते हैं, तो ये दलित रचनाकार थे। ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी मुर्दैया के नाम से, और आत्मकथाएं ये इनकी 2 खंडों में विभाजित है, मुर्दैया और मणिकर्णिका। ठीक है, मुर्दैया और मुर्दैया का जो अर्थ है वो शमशान से लिया जाता है यहाँ पर। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन आत्मकथा का ये कौन से क्रम का भाग है? मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन ये किस क्रम का है? तो ये 4थे नंबर का भाग है। ठीक है, किसका है? ये 4थे नंबर का भाग है। इसके जो क्रम से आपको इसमें जो इसके भाग हैं वो आपको क्रम से याद रखने हैं, शायद मैंने आगे दिए भी हों, तो देखते हैं। जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सतिया सेवा रामा। निम्नलिखित पंक्तियां मुर्दैया आत्मकथा के किस भाग में है? जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सतिया सेवा रामा। ये पंक्तियां मुर्दैया आत्मकथा के किस भाग में है? तो मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। ठीक है, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन जो भाग है उसमें से ये लिया गया है। प्रेमचंद घर में ये जीवनी है प्रेमचंद जी की, शिवरानी देवी जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी थी? इस पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बनारसी दास चतुर्वेदी ने। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की पुस्तक विधा क्या है? तो ये जीवनी है प्रेमचंद जी की, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना की विधा क्या है? एक कहानी यह भी, ये कहानी तो नहीं है ना, ये कहानी नहीं है, तो ये मन्नू भंडारी की रचना की विधा क्या है? भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा। मन्नू भंडारी की जो रचना है उसकी विधा है भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा, यानी कि कथा यात्रा है। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव यानी कि उनके जो पति थे राजेंद्र यादव, वो भी एक लेखक ही रहे हैं। मन्नू भंडारी ने और राजेंद्र यादव ने दोनों ने साथ साथ मिलकर के रचनाएं की हैं, लेकिन 2-3 रचनाएं ऐसी हैं जो खुद किसने की हैं? मन्नू भंडारी ने अकेली लिखी हैं। जैसे कि आपका बंटी जो कहानी है वो भी, आपका बंटी शायद उपन्यास है, वो भी मन्नू भंडारी ने खुद ने ही लिखा है। तो ये किसके? मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव के आपसी संबंध भी इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। उनके संबंध मतलब देखने से पता चलता है उनकी रचनाओं से कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ये कहा भी जाता है। मन्नू भंडारी किसके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी? आप जानते हैं जिस वक्त ये सब लिखी गई थी विधाएं, तो उस टाइम हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, है ना, 1947 से पहले की ये बात है। तो मन्नू भंडारी स्वतंत्रता आंदोलन में किसके कहने पर कूद पड़ी थी? किसके कहने से भाग लिया था? तो अपनी प्राचार्य शीला अग्रवाल के कहने पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना।
विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में विभाजित है। ये शरतचंद्र की जीवनी है और ये 3 भागों में विभाजित है। दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत, ये क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं, इनका भी ध्यान रख लेना। पहले दिशाहारा, दिशा की खोज और फिर देशांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के बारे में किसका कथन है? तो ये धर्मवीर भारती ने कहा है। किसने कहा है? धर्मवीर भारती जी ने कहा है। किसके बारे में? ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में ये कथन उन्होंने कहा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया अमोढ़ा बाबूपट्टी। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो अमोढ़ा बाबूपट्टी का किया गया है। मिट्ठू लाल, राधा, भोलानाथ, महारानी बुद्धि, तुलसी, सरस्वती, सुंदर, चंपा, श्यामा, ये सब किसके पात्र हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, उसके पात्र हैं। और हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं, उनके पिता का नाम था। ठीक है। अभिषेक के दादाजी। तो मिट्ठू लाल, राधा, भोलानाथ, महारानी बुद्धि, तुलसी, सरस्वती, सुंदर, चंपा और श्यामा, ये सब किसके पात्र हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं के पात्र हैं। आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? आप हुदरी तो ये रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है, जो कि 2015 में प्रकाशित हुई है। ठीक है। आप हुदरी एक दिलचस्प, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप हुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह एक स्त्री की आत्मकथा है, इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमनिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही उन्होंने लिखा है। आप हुदरी के बारे में ये सब किसने कहा है? तो ये कहा है मैनेजर पांडे ने। ठीक है। ये मैनेजर पांडे का कथन है। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस प्रकार की कहानी है? भोलाराम का जीव ये किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक व्यंग्य कहानी है। ठीक है। भोलाराम का जीव ये एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। जामुन का पेड़ किसके द्वारा रचित विधा है? जामुन का पेड़ ये कृष्ण चंद्र के द्वारा रचित है। हिंदी और उर्दू के रचनाकार थे ये। ठीक है। हिंदी और उर्दू के रचनाकार थे कृष्ण चंद्र। जामुन का जो पेड़ है, इस कहानी का विषय क्या है? तो इस कहानी में सरकारी जीवन शैली व लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है, जहां इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा रचित विधा है? तो संस्कृति के 4 अध्याय ये विधा है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। ठीक है। जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना। दिनकर जी अपनी पुस्तक को क्या नाम देते हैं? तो दिनकर जी की जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है? साहित्य और दर्शन का महल का नाम दिया है। ठीक है। साहित्य और दर्शन का महल बताया है अपनी पुस्तक को, जहाँ पर इतिहास की हैसियत सिर्फ एक किराएदार की है। दिनकर जी के अनुसार संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? तो इनको देख लेते हैं। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। ठीक है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप, इनको क्रम से आपको याद रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसको समर्पित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित हुई थी। ये लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और ये किसको समर्पित है? तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उनको समर्पित करके लिखी गई है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। ये नोट है, इसको भी याद रख लेना। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है और इसकी जो भूमिका है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। दिनकर जी आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? तो ये मानते हैं रूस के दक्षिण में। ठीक है, रूस के दक्षिण से मानते हैं। दिनकर जी उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ कहाँ से मानते हैं? तो इन्होंने उर्दू गद्य का जो वास्तविक आरंभ माना है वो माना है फोर्ट विलियम कॉलेज से, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर हुई थी। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील तथा हास्योन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये कथन किसका है? ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील तथा हास्योन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये कथन है मुक्ति बोध जी का। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये इनका यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची को क्रम से लगाना है आपको। ल्हासा से उत्तर की ओर, ल्हासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सक्या की ओर, जेनम की ओर और नेपाल की ओर, ल्हासा की ओर। ठीक है। ल्हासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सक्या की ओर, जेनम की ओर और नेपाल की ओर, ल्हासा की ओर। ये इसमें 5 इसके पार्ट हैं। अरे यायावर रहेगा याद, आगे की यात्रा वृत्तांत में कब से कब तक का वर्णन किया गया है? अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है अज्ञे जी का। तो द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अरे यायावर रहेगा याद में आगे की यात्रा जो वृत्तांत है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के आज़ादी तक का पूरा हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें प्रस्तुत किया गया है। अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक की विषय सूची को आपको क्रम से लगाना है। इसमें भी क्वेश्चन क्रम से, जो ये आपको भाग दे रखे हैं किसी भी गद्य विधा के, उनके आपको क्रम से याद रखने हैं, क्योंकि क्रम इनका पूछा जाता है। परशुराम से तूरकम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोरा। ये इसमें भूगोल और कालखंड दिखाया गया है। भूगोल में का मतलब है जगह जगह पर घूम करके यात्रा की गई है और उन सबको एक जगह संकलित किया गया है। ठीक है, तो वही इसमें दिखाया गया है। एलोरा माजुली असम में है, एलोरा महाराष्ट्र में है। ठीक है, बहता पानी निर्मल और सागर सेवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी तक। इसमें पूरे भारत में आप एक बार चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर परशुराम से तूरकम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोरा माजुली, बहता पानी निर्मल, सागर सेवित, मेघ मेखलित कन्याकुमारी। ये 8 भाग हैं इसके और ये याद रखने आपको क्रम से। तो सारे जो भी गद्य विधाएं हैं मैंने सबसे एक एक दो क्वेश्चन सबसे रखे हैं ताकि आपको सबका रिवीजन अच्छे से हो जाए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना, लाइक कर देना।